एवरीवन, सो यूपी स्पेशल्स के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो किन के लिए रिलेवेंट होने वाला है, कौन इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकता है, हमने पार्ट फर्स्ट में बात कर लिया है। सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप पार्ट फर्स्ट को प्लीज़ आप देख लो। ओके, ये मेरी अपनी खुद की हैंड राइटिंग होती है क्योंकि मैं अपने शॉर्ट नोट से ही यहाँ पे नोट्स तैयार करता हूँ। ओके, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आप न समझ पाओ। ओके, कुछ लिखावट में ऐसा हो सकता है बदलाव कि आप न समझ पाओ, तो मैं उसको बोलता भी हूँ। ओके, सो मेरी लिखी हुई राइटिंग और मेरे वकैब को अगर आप सुनने में समझने में सक्षम हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो। अदरवाइज थोड़ी भी आपको असुविधा महसूस हो रही है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का चाहे जो भी एग्ज़ाम आप यूपी के चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस हो, यूपी पेट हो या यूपी दरोगा पुलिस, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो सारे ये वैकेंसीज के लिए, सारे सर्विसेज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। सो आप इसका नोट्स बनाकर बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, और ये वीडियो कहाँ, ये जो नोट्स हैं कहाँ से तैयार होते हैं, तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन से ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। ओके, तो आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से बेनिफिट ना उठा करके स्वयं से नोट्स बनाएं तो आप बिल्कुल मैगजीन और न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, इससे बेहतर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो यूपी स्पेशल्स का पार्ट सेकेंड है। आज का जो टॉपिक है वह है भौगोलिक स्थिति पे हम बात करेंगे। उसका सब टॉपिक है अवस्थिति। सब टॉपिक बहुत सारे इसमें हैं जो कि जिस पे बात किया जाएगा। टॉपिक है भौगोलिक स्थिति, नहीं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें से पहला सब टॉपिक है अवस्थिति। ओके, सो भूगर्भिक दृष्टि से जो यूपी है, यूपी का जो प्राचीनतम अगर हम भाग कहें तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ओके, यूपी के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैल द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ये दोनों जो ये गोंडवाना और प्री कैम्ब्रियन ये एग्जाम में आ चुके हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 12 साल 13 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को अपने पास रखिए। ओके, अब मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सब टॉपिक के साथ दिए रहते हैं। तो जब आप भौगोलिक स्थिति का टॉपिक खोल कर देखें तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हर एक अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो इन दोनों का आप नोट कर लो, चाहे आप कंप्रहेंसिव लाइन में नोट करो, चाहे कि पॉइंट वाइज इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यूपी का अक्षांशीय जो विस्तार है वह 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और रिपीटेशंस फॉर्म के क्वेश्चंस है, आते रहते हैं। ओके, यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कुल अक्षांशीय विस्तार अगर यूपी की है तो वह है 7 डिग्री 36 मिनट। यूपी का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी कुल देशांतरी जो विस्तार यूपी का है वह 7 डिग्री 09 मिनट है। ओके, तो इसको भी प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर? और ये जो अक्षांशीय और जो देशांतरी जो ये स्रोत है ना, वह जो ISFR रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई थी तो वहां से लिया गया है। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का ये जो नंबर लिए गए हैं, ठीक है, इसका जो स्रोत है वो ISFR का जो रिपोर्ट पब्लिश होती है 2021 में पब्लिश हुई है, यह द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। ये वनाच्छादन के बारे में बताती है कि भारत का जो अवस्थिति है भौगोलिक तौर पर कितने परसेंटेज वन है, वनाच्छादन कितना है, तो उस रिपोर्ट से इसका स्रोत यह लिया गया है। ठीक है, यूपी की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्य और एक यूटी से लगती हैं, यानी टोटल आप कह सकते हैं 9, जिसमें से एक यूटी है और 8 राज्य हैं। क्लियर? 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इसको मैप के थ्रू समझेंगे। इस पे हमने पार्ट फर्स्ट में बात कर लिया है, हालांकि यहाँ पर आया तो इस पे हमने दोबारा बात कर लिया।
कौन सा केंद्र शासित राज्य है? तो वह है दिल्ली इकलौता। और राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। क्लियर? ये है मैप। हालांकि बहुत छोटे छोटे इस पे कंटेंट दिए हुए हैं तो मे भी आपको दिखाई न दे। हालांकि मैं जिन भी कंटेंट पे बात करूंगा उसको मैं बोलूंगा भी, ठीक है? तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं, ठीक है, किन किन प्रदेशों से यह सीमा साझा करता है। और एक देश है, वह देश है नेपाल। नेपाल से भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि 8 राज्य, ओके, एक यूटी और एक देश। देश कौन सा है? नेपाल। ओके, 8 राज्य कौन से हैं? हमने बात किया मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एक यूटी दिल्ली है, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के 11 जिला के साथ सीमा साझा करता है। यानी सबसे लंबा जो सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, जो कि यूपी के साथ सबसे लंबा सीमा 11 जिला के साथ ये सीमा साझा करता है। तो ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिला के साथ सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि इसमें एक ट्विस्ट भी आपसे बनाई जा सकती है कि सबसे लंबा, ओके, या सबसे बड़ा, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? क्लियर? ये भी आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिला के साथ सीमा साझा करता है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है यूपी के साथ? तो वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटा सीमा साझा तो वह है हिमाचल प्रदेश, ओके, वह हिमाचल प्रदेश। यह है जो कि सहारनपुर जिला के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर जिला के साथ सीमा साझा करता है। जब आप नॉर्मल मैप में देखोगे ना तो यहां पे बिल्कुल डाउट हो जाता है, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश यूपी से सीमा साझा नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सहारनपुर जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत थोड़ा सा सीमा साझा करता है। जो नेपाल है यह पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, क्लियर? जो बिहार है, बिहार उत्तर प्रदेश के 7 जिला के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये जो 7 जिला हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। टोटल 4 जिला के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी रखना याद कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से वह राज्य हैं? बिहार, झारखंड, ओके, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश। क्लियर? तो मध्य प्रदेश सबसे लंबा यूपी का सीमा साझा करता है टोटल 11 जिलों के साथ। सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है।
बिहार 7 जिलों के साथ, यूपी के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उत्तराखंड सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, ये जिलों के साथ सीमा साझा करता है। याद है कि उत्तराखंड 2000 में यूपी से 13 पर्वतीय जिलों से अलग होकर एक राज्य का स्थापना हुआ था, जिसको शुरू में उत्तरांचल, बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ तो उत्तराखंड हुआ। ओके, तो जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, यूपी के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर अलग किया गया, उत्तरांचल के रूप में परिवर्तित हुआ, उसका बाद में नाम उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस हिसाब से यहां पर आते हैं। ओके, यहां पर एक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पर उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो यूपी है, इसको यहां पर यूपी मानिए, तो यूपी के उत्तर में कौन से प्रदेश हैं, कौन से देश हैं, तो नेपाल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, क्लियर। अगर हम बात करें पूर्व की तो बिहार है, ओके, ठीक है, बात बिहार है, झारखंड है। बात करते हैं दक्षिण की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है, क्लियर, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिम की, तो राजस्थान है, ओके। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है जो कि एग्जाम के डिमांड में क्वेश्चंस हमेशा यहां से बने हुए हैं और रहते हैं। ठीक है, सबसे यूपी का सबसे उत्तरी जो जिला है वह कौन सा है, तो सहारनपुर है। ठीक है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर है। ठीक है, यूपी का सबसे जो पश्चिमी जिला है वह कौन सा है, ठीक है, तो कुशीनगर है, बलिया है, यह आपको याद रखना है। जो दक्षिणी जिला है वह कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, यहां पर याद रखना है कि सोनभद्र है, क्लियर, सोनभद्र है। ठीक, ललितपुर उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है कि अपने स्वयं के राज्य के सिर्फ एक जिला के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ललितपुर सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वह जिला कौन सा है, झांसी। यह है ललितपुर, यह है झांसी। ठीक है, बाकी जितने भी उत्तर प्रदेश के जिला हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी वो राज्यों को साझा कर सकते हैं सीमा, लेकिन ललितपुर इकलौता उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सिर्फ और सिर्फ एक जिला के साथ सीमा साझा करता है, वह है झांसी। ठीक है, और ललितपुर तीनों तरफ से किस राज्य के द्वारा घिरा हुआ है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि वह राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, क्लियर। सो मैप से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आते हैं, हमने इस पर बात कर लिया। एक थोड़ा सा और भी याद रखना, ठीक है, जैसे यह नेपाल है, नेपाल का जो सीमा है यहां तक आता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के जिलों का ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर पूछ लिया कि जो बिहार का सीमा लगता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, वहां पर पूर्व से पश्चिम के ऑर्डर को बताइए। ठीक है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अब यही पूछ लिया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये ऑर्डर भी एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भी आप याद रखना। और ऐसा नहीं क्वेश्चन आ चुका है तो क्वेश्चन नहीं आएगा,
यूपी में जो एग्जाम होते हैं वहां पर रिपीटेशंस के नेचर के क्वेश्चंस रहते हैं। हालांकि हर एक स्टेट में जो भी क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में आके दे देते हैं, तो प्लीज इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। यूपी का भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्र क्लियर, 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 7.33% है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किमी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश 32,86,263 यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% है। जो उत्तर प्रदेश है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का पैरामीटर क्या है, तो 2,40,928 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वह चौथे नंबर पे है, ठीक है। पहला कौन है, राजस्थान, ठीक है। दूसरा कौन है, एमपी, और तीसरा कौन है, महाराष्ट्र, ओके। और चौथा कौन है, चौथा नंबर यूपी, क्लियर। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले नंबर पर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 650 किमी है, और उत्तर से दक्षिण का जो चौड़ाई है यूपी का वह 240 किमी का है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, कि पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का वह 650 और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वह 240 है। इसको भी आप याद रखना, ठीक है, क्लियर। यूपी का वर्तमान भौगोलिक जो स्वरूप है वह 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, ठीक है, जब 13 पर्वतीय जिला को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हुआ, ठीक है। तो भी आपको याद रखना है। टोटल 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया 9 नवंबर 2000 से यह डाटा सारे तैयार किए गए हैं। यूपी का जो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो जिला है, अगर हम अवरोही क्रम में बात करें, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला, सबसे बड़ा जो यूपी का जिला है वह लखीमपुर खीरी है। 7,680 वर्ग किमी का इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद सोनभद्र का नंबर है 6,788 वर्ग किमी, फिर हरदोई है 5,947 वर्ग किमी, उसके बाद सीतापुर है 5,783 वर्ग किमी। याद रखना, अवरोही मीन्स सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा। आरोही मीन्स सबसे छोटा, उससे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ये नंबर दिए हैं। अगर इसको बोलता है कि आरोही में, ओके, आरोही में और अवरोही में, इसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आरोही है, इसका मतलब कि 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा। अवरोही मीन्स कि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ओके। एग्जाम में आरोही अवरोही क्रम न बोल के बढ़ता क्रम और घटता क्रम का ट्रेंड है, ये शब्द आते हैं कि बढ़ते क्रम में बताइए, घटते क्रम में बताइए। अवरोही आरोही बोल दिया तब जान ही जाओगे, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है। इस अवरोही आरोही के ट्रेंड के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आप प्लीज प्रैक्टिस में ला लेना, ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यूपी का जो सर्वाधिक बड़े क्षेत्र वाले जो जिले हैं, अगर हम बात करें अवरोही में, तो सबसे बड़ा यूपी का जो जिला है लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है, ठीक है। यूपी के सबसे कम क्षेत्र फल वाले जो जिले हैं आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले तो हापुड़ है 660 वर्ग किमी में, फिर भदोही है
ये 1015 वर्ग किमी में है। फिर गाजियाबाद 1034 वर्ग किमी, फिर शामली है 1168 वर्ग किमी। जो भदोही है यह बनारस से अलग हुआ है, याद रखना। वाराणसी से अलग करके भदोही को एक जिला के रूप में निर्मित किया गया है। क्लियर। यूपी का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, सो मैप में हमने देखा था, ठीक है। यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है। याद रखना, यह पश्चिमी जिला है और यह पूर्वी जिला है, ठीक है। यूपी का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला, सो यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक है। अब पूछ सकता है कि सहारनपुर किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश। याद रखना, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वह है सोनभद्र, ठीक है। क्लियर। उत्तर प्रदेश का कौन सा पड़ोसी राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, तो वह है मध्य प्रदेश। टोटल 11 जिला के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको याद रखने हैं। जो दिल्ली एनसीआर है, सम्मिलित यूपी के 8 जिले हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। अगर कुल शामिल क्षेत्रफल की बात करें तो 14,826 वर्ग किमी जो है वह दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश शामिल करता है अपने क्षेत्र को। याद रखना, सिर्फ यूटी दिल्ली की बात हो, ठीक है, या एनसीआर, याद रखना कि यूटी के रूप में सिर्फ दिल्ली, यूटी के रूप में दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर क्वेश्चंस मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि जो यूटी दिल्ली है, ठीक है, क्लियर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है। सिर्फ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर कितनों के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखना टोटल 8 जिले हैं। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। इन दोनों में डिफरेंस है। एक है सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा है कि जो दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ शामिल करता है, साझा करता है सीमा, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अगर पूछता है दिल्ली एनसीआर, ठीक है, अगर एनसीआर की बात बोलता है तो एनसीआर टोटल उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। क्यों? क्योंकि ये भी एनसीआर डिक्लेयर हो गए हैं। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये भी एनसीआर के अंतर्गत अब आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिक आधार पर आकलन करते हैं यूपी का। तो यूपी का जो वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जलवायु प्रदेशों के रूप में यूपी के 9 जलवायु प्रदेश, याद रखना, जलवायु प्रदेश 9 हैं यूपी का, ठीक है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा दिया है कि जलवायु प्रदेश 9 है यूपी का, ठीक है। और प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से? भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। क्लियर। भाबर एवं तराई प्रदेश पे बात करते हैं तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक पतली सी
पट्टी भाबर तराई क्षेत्र कहलाती है। वहां पर आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे 4, ठीक है। अब उसमें से जहां पर ये स्टेटमेंट वेरी करेगा उसको आपको टिक लगाना है कि पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर की एक पतली सी पट्टी भाबर तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसको कहते हैं। भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं जो कि तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। ये क्वालिटी भी आप याद रखेंगे भाबर का, ठीक है। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदियां निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुका है। वहां पर दे देगा कि भाबर जो क्षेत्र है उनकी क्वालिटी, उनकी पहचान या उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी रहती है, तो याद रखना कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। विस्तार की बात करें तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के जो जिले हैं उनके अंतर्गत के कुछ क्षेत्र हैं जो कि भाबर के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम में इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 34 किमी की चौड़ाई है जो कि पूर्व बढ़ते बढ़ते एक सकरी लाइन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका शुरुआत में 34 किमी का क्षेत्र है लेकिन बढ़ते बढ़ते ये सकरा होता जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि पूरा बिजनौर, पूरा सहारनपुर, पूरा पीलीभीत नहीं आता भाबर क्षेत्र के, इसके क्षेत्र हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी के कुछ क्षेत्र हैं जो कि भाबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो कि महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किमी का चौड़ा था, लेकिन बाद में जो राज्य सरकार है वह रेनोवेट की भूलैंड को और उसके जो उपजाऊ भाग थे वो किसानों को दिया गया और आज के समय में वहां पे रिकॉर्ड तोड़ उपज भी हो रही है। तो याद रखना कि ये कभी 80 से 90 किमी चौड़ाई के हुआ करते थे, आज वो काफी सक्रिय हो गई हैं। इसके अंतर्गत अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जिलों के भाग आते हैं। याद रखना तराई क्षेत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्लीज एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। आपको एग्जाम में ये पूरा मामला न पूछ करके वहां पर जिलों का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या गंगा यमुना के मैदानी भाग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको प्लीज आप एज ए पॉइंट नोट कर लो। अभी के समय में भूमि सुधार के कारण इस क्षेत्र में जो संकुचित हो गई, जो मैंने बात किया कि भूमि सुधार के तौर पर इस लैंड को, ठीक है, एक अच्छे लैंड में परिवर्तित करके किसानों के मध्य वितरित किया गया है, जिसमें कि किसान एक अच्छी पैदावार को यहाँ पर पा रहे हैं, उगा रहे हैं। यहाँ उपजाऊ फसल की बात करें तो गेहूं, धान की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर, कि गेहूं, धान जैसे पैदावार यहाँ पर उगाई जा रही है, उसमें बहुत अच्छी उपज हो रही है, ठीक है। प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में निकलने वाली जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है उसे राढ़, याद रखना, ठीक है, राढ़ कहते हैं, क्लियर। ये भी वनडे एग्जाम में आ चुका है कि जो प्रदेश है कि ऊंचाई वाले भागों से मिलने वाली जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है उसे राढ़ कहते हैं। भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप यानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है वह राढ़ नाम से जाना जाता है, ठीक है।
भाबर क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई काव, जिसको कि जलोढ़ कहते हैं, मृदा से बना होता है। ठीक है, अब आते हैं गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश पे। इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, सेकेंड है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है, जो गंगा यमुना का उत्तरी मैदान है, ऊपरी मैदान है, उसका विस्तार 500 किमी लंबा और 80 किमी चौड़ा है। ठीक है, गंगा का मध्य जो मैदानी प्रदेश है वह सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली जिलों से मिलता है। ठीक है, गंगा का जो पूर्वी मैदान है वह वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में है। ठीक है, सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एज ए पॉइंट हेडिंग डाल के गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है उसका विस्तार लिख लो। गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, इसका विस्तार इन जिलों में है। गंगा का पूर्वी मैदान का विस्तार इन जिलों में है। ओके, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप यानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, इस विस्तृत मैदानी का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है। यह स्टेटमेंट सीधे सीधे एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने यहां पर इसको नोट किया है। प्लीज आप इसको जरूर नोट कर लो कि जो गंगा यमुना के मैदान है का निर्माण जो काप है यानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यहां पर आपको 4 पॉइंट दे देगा कि जो गंगा यमुना का मैदान है वह उसका जो निर्माण है वह कैसी मिट्टी से हुआ है, आपको ऑप्शन वहां पे दे देगा, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, इस विस्तृत मैदान का जो ढाल है पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है। दक्षिण का पठारी प्रदेश पे आते हैं। अब कुल क्षेत्र 45,200 वर्ग किमी के अंतर्गत आता है। कौन सा? दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत का जो क्षेत्रफल है वह बुंदेलखंड, बंघेलखंड के भूभाग से सम्मिलित है। ठीक है, क्लियर? ये एक बार वनडे में पूछ लिया है, तो इसको भी आप याद रखना कि जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग से सम्मिलित है। इसका उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होता है और दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत का जो क्षेत्र है वह झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्लियर? चिलास घास कहां पाया जाता है? तो बुंदेलखंड में। ठीक है, ये चिलास घास काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड में ही पाया जाता है यह चिलास। ठीक है, सकवार टीला बुंदेलखंड में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन। ठीक है, दक्षिण पठारी प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। ठीक है, कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में वृक्ष वनस्पति छोटी होती हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वृक्ष और वनस्पतियां छोटी होती हैं क्यों? वर्षा की यहाँ पर कमी होती है। मुख्य फसल क्या है? ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं। क्लियर? सो एवरीबॉडी, यह पार्ट सेकेंड रहा। अगर आप मेरे बोले हुए जो वकैब हैं और लिखी हुई बातें हैं अगर उसको समझ पाए हैं तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं।